जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। दोस्तों, जैसे आपको पहले से ही इनॉफ है क्या सर, तो आपका टीएससी का हमने यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट कर रखा है 2024 और 25 को टारगेट लेते हुए। ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखना, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए हम पढ़ा रहे हैं पहली बार। ठीक है, थल सेना कैंप जिसमें हम जजिंग डिस्टेंस पढ़ा रहे थे, वो हमारा दूसरा लेक्चर है। ओके, इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस भी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ आपके प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारा ध्यान रखना लेक्चर नंबर पहला हुआ था, जिसमें हमने तमाम मेथड, तमाम का मतलब जितनी मेथड है आपकी जजिंग डिस्टेंस को लेके, वो मैंने यहाँ पर बात कर ली थी। है ना। तो पहला लेक्चर मैंने बिल्कुल आपको बता दिया था। है ना, ये आपको क्या है ध्यान रखना। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। ये सभी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, कितना मार्क्स होगा, रिटर्न में कितना होगा, ये सभी। ठीक है, ये हमारी कॉम्बैट में जैसे मैंने आपको बता दिया था। और जजिंग डिस्टेंस में मैंने 6 मेथड आपको बता दी थी: यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, अपीयरेंस मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड और हार्विंग मेथड। तो ये सभी मैंने आपको मेथड बता दी थी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बिल्कुल डायग्राम के साथ से। है ना। तो आप ये वीडियो पहले देख लेना, जब भी दूसरा लेक्चर देख मतलब दूसरा लेक्चर देखना, ताकि आपको जब भी समझ में आए। ठीक है ना। तो आज का सेशन ध्यान रखना हमारा दूसरा है, ये ध्यान रखना। और टीएससी जो कैंप है ना, देखो हर साल होता है, मैं बोल लूँ। है ना, पहली बोल रहा हूँ। है ना। और 2024 को लेके मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद 25 में भी मैं आपको नए सेशन के साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, आप तैयारी कर सकते हैं इसमें अभी से, अगर आपको करनी है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं थल सेना कैंप में दूसरे पार्ट में, जिस हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, और ये उसके बाद खत्म हो जाएगा। देन थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, देखो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद क्या है, मैं एमसीक्यू भी, आप साथ ही साथ ध्यान रखना सब्जेक्टिव यहाँ पर मैं कराऊंगा। आपको पता होगा रिटर्न मैंने आपको 40 नंबर बताए थे, जिसमें से मैंने 20-20 का डिवाइड करा था। 20 आपके ध्यान रखना रिटर्न होंगे, और बाकी मतलब रिटर्न मतलब सब्जेक्टिव। और यहाँ पे ध्यान रखना रिटर्न में ऑब्जेक्टिव होंगे। रिटर्न का मतलब टिक लगाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब लेंथ के भी पर भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स के भी पर भी हो सकते हैं। है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप अब अपने जडिंग डिस्टेंस में जो आपका इसी सेशन में खत्म हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस सेट है वो हम क्या है, वो आराम से मैं सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके कैंप होने से पहले। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपका ध्यान रखना भैया, मेन है, अभी से लगा लो। इंपॉर्टेंट सर, अभी से लगा ले, बिल्कुल लगा लो भाई, लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे भी लगवाया था। सर आपसे लगवाया था तो आप हमसे भी लगवाओगे, बिल्कुल लगवाऊंगा मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आता है। क्योंकि ये ना दो क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, तो आपको समझ में आएगा। तो उससे बेफिक्र रहो, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी क्या है, घबराहट नहीं करनी है, सारी चीज आपको अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। आपके ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना आपका टीएससी में, कि डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट। सर ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना। कहने का मतलब क्या, कोई बंदा 54-55, 54 से ध्यान रख, 54 किलो मतलब 54 किलो में अपना ही आइडिया ले रहा हूँ, 54 किलो मतलब मान लो कोई भैया 50 किलो का, अब उससे बोलते हैं भैया तेरा 50 किलो वजन है, हल्का सा तो है तू, सूखा सा है तू, भैया कहाँ 60 किलो का वो उठा लेगा, सिलेंडर सिलेंडर 60 का नहीं होता, मतलब बता रहा हूँ मैं। है ना। तो उसे क्या ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मतलब ओवर एस्टिमेट कर लिया। लेकिन बंदा भैया क्या 60 किलो सिलेंडर लेके भाग रहा हो, तो उस बंदे को क्या ओवर एस्टिमेट कर दिया, यानी उसको अनदेखा कर दिया। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं भी भैया देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 55 किलो का हूँ, हल्का सा फुल्का सा ही हूँ। है ना, लेकिन उठा वजन आराम से लेता हूँ मैं। ठीक है ना। तो मेरे को भी ओवर एस्टिमेट करते हैं, तो मैं उनको क्या प्रूफ करके गलत कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम्पल बनना है ना, ये ध्यान रखना, समझाने का पर्पस है। तो ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है आप वो चीज जानते हुए भी क्या नजरअंदाज करते हो सामने वाले को। है ना। हमें पता है, हमें नहीं पता कि बंदा कर लेगा, लेकिन सामने वाले को पता है ना मैं कर सकता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना क्या है, हम डिस्टेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं, कैसे और कब, तो भैया फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में। ये आपको क्या ध्यान रखना, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं, मैंने आपको बस छोटा सा बता दूं। एक फील्ड ग्राउंड होते हैं जहाँ पर आर्मी के द्वारा वॉर किया जाता है, पीसफुल, और एक होता है वारफुल। है ना। तो वो मैं जब फील्ड क्राफ्ट और एफसीबीसी आएगा वहां पर अच्छे से समझाऊंगा डिटेल के साथ। तो इस समय हमें समझना क्या है कि डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट, यानी दूरी आंकने के संदर्भ में निम्न कारण हो सकते हैं दूरी अधिक मापने के लिए। कहने का मतलब क्या, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप यहाँ खड़े हो। अब तीसरा बंदा बोलता है, मैं पूछता हूँ उससे, ये मैं हूँ लीडर, मैं हूँ यहाँ पे लीडर, तो मैंने बोलता है ये इसके और मेरे बीच में कितना डिस्टेंस है। तो भैया उस समय क्या धूप हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था, उजाला नहीं आ रहा था उसके पास। तो एक्चुअल में तो ये 500 मीटर दूर है, लेकिन इसने कितना बता दिया, इसने तीसरे वाले ने, मतलब तीसरे नंबर से पूछा तो इसने बता दिया 1000 मीटर, इसने 500 बता दिया, इसने ओवर एस्टिमेट बता दिया ना, ज्यादा बता दिया। तो क्यों बताया, उसके रीजन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, है ना। 500 है एक्चुअल में, लेकिन इस बताया किसने, तीसरे ने, 1000 मीटर। तो क्यों बताया, यानी इतना ओवर एस्टिमेट कर लिया ना इसे, तो दूरी अधिक नाप ली ना, कहने का मतलब। तो उसके कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कॉजेज है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। है ना। जैसे आपको फोटो से दिख ही गया होगा, सपोज करो दोस्तों आप यहाँ खड़े हो,
है ना, आप वो हो सोल्जर्स, है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना सोल्जर्स हो। तो ओवर एस्टिमेट के निम्न कारण पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट के साथ साथ, फिर आपको फोटो के यहाँ पर मैं आपको समझाता रहूंगा। तो पहला है, ध्यान रखना कि हम एक्चुअल से दूरी अधिक कम मापते हैं। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपको मेरे बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन आपको लग रहा है 200 300, वो क्यों लग रहा है, उसके रीजन क्या है, वो आपको यहाँ पर पूछना है। मैं आपको पॉइंट टाइम देके पूरा पूरा समझा रहा हूँ, कोई भगा नहीं रहा। ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को ना समझाना है आपको, सिखाना है, रटवाना नहीं है। तो दूरी अधिक मापने के कारण क्यों है, तो पहला पॉइंट है, ध्यान रखना, लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग, मतलब लाइटिंग का सही प्रकाश या प्रकाश का ना हो पाना ना, उचित का मतलब सही प्रकाश ना होना। तो भैया कब नहीं होता, शाम के समय, है ना, या सुबह मॉर्निंग मतलब संध्या, मतलब सॉरी संध्या क्या ना, मतलब सूरज जब उगता है उस समय अंधेरा से होता है, उगने से पहले पूरा, है ना, तो वो। तो लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग, जब भैया लाइटिंग सही से नहीं हो पाती तो हमें अंधेरे में भी क्या, अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि दूर है। तो एक रीजन तो यही आ गया कि लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग का। दूसरा है द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ द सन इज फ्रंट ऑफ द आई। उस समय जब अगर हमारा दिन हो रहा है और जो सन है यानी सूर्य की जो किरण है हमारे क्या इन द फ्रंट ऑफ आई, यानी आई के सामने है, यानी हमारी जो मैं हूं यहाँ पर और मेरी क्या सूर्य यहाँ पर, तो उसकी आंखों पर रोशनी पड़ रही है। अब भैया रोशनी पड़ती है तो आप सब सुबह जब देखना, कभी 15 अगस्त पे ही देख लो एग्जाम्पल, आपको पता हो, पतंग आपकी भैया सूर्य की तरफ होती है तो आपको दिखता भी नहीं है, दूर लगती है चीजें। तो वही होता है आंखों के सामने सूर्य का होना, तो उस समय क्या लगती है भैया हमारी, से हम कोई चीज देखते हैं सूर्य जब हमारी आंखों के सामने होता है तो दूर लगती है वो। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा है टू गैस फ्रॉम अ वैली। जब हम ध्यान रखना कोई घाटी से देखते हैं किसी चीज को, सपोज डैट दोस्तों हम यहाँ खड़े हैं, है ना, और यहाँ कोई घाटी है, घाटी का मतलब ये है पठार है ना, उसके बाद घाटी आ गई, है ना, घाटी है। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है ना, या घाटी से हम देख लो कोई यहाँ पर एक वो है घाटी, और उसके बाद यहाँ पर यहाँ मतलब मैं यहाँ पर हूँ, सपोज कर लो मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर हमारा टारगेट है, तो यहाँ से मैं ऐसे देखता हूँ तो क्या है, ये दूर लग रहा है, यानी क्यों, क्योंकि हम नीचे की तरफ देख रहे हैं उसे, है ना। तो यही है, ध्यान रखना किसी घाटी से अनुमान लगाना। अगला है ध्यान रखना एस्टिमेटिंग वाइल लाइंग डाउन। अब इसमें क्या है, हम लाइन का मतलब नीचे बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, तो लेट जब आप सिंपल सी बात है, आप लेट रहे हो, बैठ पे भी देखना कभी आप लेट रहे हो और बैठ के मतलब एक करवट लेना और साइड में कोई चीज देखना, वो आपको दूर नजर आएगी, है ना। लेटी हुई अवस्था में अनुमान लगाना, तो उससे भी क्या है, हम एक्चुअल से जो दूरी है आपके बीच ना, वो क्या है, दूर लगती है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अब जो देखने वाली चीज है ना, कुछ भी हो सकती है, आपकी दोस्त हो, आपकी एजी मैडम जी हो, है ना, आप मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो भी मतलब लिविंग है नॉन लिविंग है, ये आपको क्या है ध्यान रखना। अगला है द टारगेट शुड बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नियर इट। कहने का मतलब है जो हमारा टारगेट है वो क्या है, छोटा है ना, स्मॉलर है। हम मतलब कहने का मतलब ये है, देखो मेरा यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ पर मैं हूँ, आप समझ लो सर बोलोगे आप अपना आप को ले लो सर, मैं कह रहा हूँ आप अपना आप को ले लो, है ना। यहाँ पर कोई एक बैरिगेट है ना, मैदान में जाने के लिए, यहाँ पर एक पेड़ है इसी सीध में, और यहाँ पर एक क्या है, बुलडोजर नहीं कहूंगा, है ना, इसे क्रेन, वो क्रेन भी नहीं कहेंगे, क्या नाम है, मैं भूल गया, मैं तो खुद बैठा था इसमें चलो मेरे को टैंक, है ना। तो ये तीनों चीज क्या सिमिलर है, मतलब सेम जगह है, लेकिन क्या है इसमें सबसे छोटा ये है, उसके बाद फिर छोटा ये है, उसके बाद बड़ा ये है। तो कहने का मतलब है द टारगेट शुड बी स्मॉलर, यानी टारगेट हम देख रहे हैं वो छोटा है, देन द ऑब्जेक्ट नियर इट, जो उसके पास नियर इट है उसके यहाँ पर, तो क्या हमें दूर लगेगा वो। इनके संदर्भ में, ये इनके संदर्भ में, ये छोटी ऑब्जेक्ट देखो तीनों लाइन में सेम है, ये तीनों लाइन में सेम है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये छोटा है तो ये आपको दूर लग रहा है, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन ये जबकि सीध है, लेकिन ये बड़ा है तो ये लकी, लेकिन फिर भी इसके पास है, ये भी इसके पास है। तो क्या है, लक्ष्य अपनी निकटतम वस्तु की अपेक्षा छोटा है अगर, तो वो क्या है, हमें दूर लगता है। तो वही होता है अधिक मापने के कारण। दोस्तों मैं अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, पूरे पॉइंट देखें तो आप समझ में आ गया होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया, है ना। तो भैया लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग, द प्रेजेंस ऑफ द सन इन द फ्रंट ऑफ द आई टू गैस फ्रॉम अ वैली, एस्टिमेटिंग while lying down, द टारगेट शुड बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नियर इट, है ना, उसके नियर इट के हिसाब से। तो अभी हमने बात कर ली डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट। अब बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, डिस्टेंस और अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है, मतलब दूरी कम मापने के कारण, है ना। अभी हमने माप लिया था भैया, हमने एक्चुअल दूरी से अधिक माप रहे थे, अब हम माप रहे हैं एक्चुअल दूरी से यहाँ पर कम। तो मैं यही समझाने वाला हूँ कि जो डिस्टेंस अंडर एस्टिमेट है, इस आर टोटली अपोजिट ऑफ डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, ध्यान रखना किसका, डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट का, कौन, अंडर एस्टिमेट, यानी डिस्टेंस आर अंडर एस्टिमेट। तो इसमें ध्यान रखना क्या है, हम एक्चुअल से कम दूरी मापते हैं, कैसे, एग्जांपल जैसे मैंने आपको समझा ही दिया, आप समझ भी के होंगे अब तो, छोटे छोटे से कार्टून बना लेता हूँ, है ना। ये मेरा टारगेट है ना, ये तो मैं हूँ और ये मेरा टारगेट है।
अब तीसरे बंदे से मैंने पूछता हूँ, एक्चुअल में ध्यान रखना हम दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, हम इससे पूछते हैं भैया कितने मीटर का है, इसने बता दिया 50 मीटर का। तो यानी दूरी कम नाप रहा है ना, तो उसके फैक्टर क्या है, रीजन क्या है, वो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको इसके रीजन बताए थे ना, कि मतलब दूरी अधिक मापने के क्या कारण है, वो दूरी अधिक क्यों बता रहा है, 500 लेकिन बता 1000 है, वो क्यों बता रहा है, वो मैंने आपको जितने भी पॉइंट बता दिए। अब हमारे में अभी दूरी कम माप रहा है, हमारे में है दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर का, बता कितना रहा, 50 मीटर। तो ये होता है ध्यान रखना अंडर एस्टिमेट, उसे हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं डिस्टेंस को। वो क्यों है वो रीजन बताता हूँ, बिल्कुल अपोजिट है, पॉइंट भी ध्यान रखना, पिक्चर भी वही है। तो मोर लाइट ऑन द टारगेट, अब इसमें क्या होता है कि ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, पहले तो मैंने आपको बताया कि उचित प्रकाश का ना होना, ठीक है ना, लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग। इसमें क्या है, प्रकाश है अधिक, इसलिए क्या है हम दूरी अधिक मापते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको कोई चीज विजिबल आ रही है पूरी, तो हम सोचते हैं ना पास में ऐसी है ना। तो मोर लाइट ऑन टारगेट है ना, लक्ष्य पर प्रकाश का अधिक होना, मतलब ये मैं हूं और ये मेरे तीनों टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। तो इस पे क्या है, मेरे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस पे अच्छे से ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो हमें क्या प्रॉपर चीजें आ रही है, लेकिन क्या हम सोचते हैं ना इसलिए ताकि ये कम होगी, पास होगी, इसलिए हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल नहीं है। क्यों पास हो दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पे सूर्य का प्रकाश प्रॉपर आ रहा है, इसलिए क्या हमें साफ दिखाई दे रही है, इसलिए हमें लग रहा है पास होगी, जब तो हमें दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ खड़े हो और आपकी दोस्त भैया यहाँ दूर चली जा रही है आपसे लड़ाई होने के कारण, तो आपके क्या है, पास है तो अच्छे से दिखेगी, दूर होती होती क्या है, धुंधली या ब्लर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सूर्य की रोशनी अगर प्रॉपर अंधेरे पे पड़ रही है उसके साथ, तो भैया वहां पर वो दिखेगी आप, ये ध्यान रखना, मतलब एक निश्चित समय पर, चाहे वो दोस्त हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, या कोई पेड़ हो, चाहे वो ट्रेन हो, है ना। अगला है ध्यान रखना, द सन ऑन द बैक ऑन द गैजर, यानी जो गैस करने वाला है, जैसे मैं ये रहा ना, इसके अगर पीछे अगर सूर्य आगे ना होने के चक्कर में यहाँ पर सूर्य है पीछे इसकी, तो ऐसे में ध्यान रखना सूर्य का प्रकाश पीछे पड़ेगा, तो इस पे आई तो विजिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऐसे क्या है, इसे अंदाजा कम लगेगा, ये आपको क्या है ध्यान रखना, ठीक ना, है ना। तो सूर्य अनुमान लगाने वाले के पीछे की ओर होता है, तो ऐसे में हम दूरी कम आंकते हैं। लुकिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हिल, अब क्या है, हम देखते हैं कहाँ से, आप ऊपर की ओर, फ्रॉम द बॉटम नीचे से, फ्रॉम द हिल। उस पिछले वाले में क्या था, ध्यान रखना, किसमें, ओवर एस्टिमेट में ऊपर से नीचे देख रहे थे, इसमें ध्यान रखना, इसमें ये रहा ना देखो, टू गैस फ्रॉम अ वैली, पहले पहले वैली से देख रहे थे, यहाँ से हम कोई चीज देख रहे थे इसको, लेकिन इसमें क्या भी है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर मैं हूँ, ये मेरा टारगेट है ना, और ये मेरा टारगेट है, ऐसे तो हमें क्या है, चीजें कम लगेगी दूर से, ध्यान में, ठीक है ना दोस्तों। आप छत पे जाइए, छत पे आप चौथी मंजिल पे जाइए, आप नीचे देखोगे आपको बड़ी चीज लगेगी, लेकिन आप नीचे से ऊपर देखोगे ना, आपको छोटी चीज लगेगी, ये कभी भी देख लेना, है ना। तो ये ध्यान रखना, पहाड़ी के नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। अगला है ध्यान रखना, देयर शुड बी अ डेप्थ ऑफ लैंड बिटवीन द टारगेट एंड द गैजर। अब क्या है, इसमें आपने जब लैंड के टाइप पढ़ोगे ना, आपको मृत लैंड है ना, एक डिस्टरबेंस लैंड है ना, एक ध्यान रखना भैया उबड़ खाबड़ लैंड है ना, एक फ्लोटेड लैंड। तो उसमें क्या है, उनके बीच में जो गैप होता है ना, किस किस के बीच में, टारगेट और उसको लेके, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा टारगेट है ना, और हम दोनों के बीच में है तो मैदान, लेकिन बाद में क्या है, हल्का सा गड्ढा हो जाता है गहराई वाला। तो ऐसे में क्या लगता है, सुनो मेरी बात, तो इसमें बोला है कि देयर आर शुड बी अ डेप्थ, डेप्थ होता है गहराई, ऑफ अ लैंड बिटवीन द टारगेट एंड द गैजर, जो गैस करने वाला है, तो ये मैं हूँ, मैं गैस करने वाला हूँ, ये मेरा टारगेट है। तो अब हमें क्या है, देखो डिस्टेंस अगर इनके बीच में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखना 100 मीटर है, लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, कितना, 50 मीटर, लेकिन 50 मीटर ये अंदर की तरफ तक गया, तो ऐसे में क्या हमें 100 मीटर वाला 50 मीटर लगेगा टोटल। अब तो इसमें हमने क्या डिस्टेंस कम नाप लिया, तो ये इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है, लक्ष्य और अनुमान लगाने वाले के बीच गहराई वाली भूमि होगी, यानी डेप्थ लैंड। अगला है ध्यान रखना, टारगेट इज मोर एंग्लोगेट, है ना, ये ध्यान रखना, एल्गोरेटेड देन इट नियर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या संदर्भ में देखा जाता है, ध्यान रखना, अपेक्षाकृत वो होती है, ठीक है ना, एलोंगेटेड दोस्तों शांति, ठीक है ना, तो द टारगेट इज मोर एलोगेटेड, है ना, देन इज नियर ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखना क्या है, बिल्कुल निकटता दिखाई देती है, क्या, क्योंकि इसमें जो हम लक्ष्य अपनी निकटतम वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है, इसमें ध्यान रखें। तो हमें क्या लगता है कि ऐसे में बड़ा होता है, अब जैसे पेड़ है, आपको बड़ा लग रहा है ना, सूर्य का प्रकाश तो प्रॉपर है, इसलिए तो बड़ा लग रहा है, यहाँ पर मोर लाइटिंग द टारगेट, यहाँ पर जैसे पैरा दे रखा है, तो इसमें क्या हमें बड़ा लगता है ऑब्जेक्ट, तो ऐसा लगता है कि हमारे वो पास है। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट, डिस्टेंस अंडर एस्टिमेट, ठीक है ना। तो मोर लाइटिंग ऑन द टारगेट, द सन ऑन द बैक ऑफ द गैसर, लुकिंग अप द फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हिल, देयर शुड बी अ डेप्थ ऑफ द लैंड बिटवीन टारगेट एंड द गैसर, है ना, और द टारगेट इज द मोर एलोगेटेड देन इट नियर ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। बात करते हैं, अगला एक पॉइंट है, ध्यान रखना, ये आपको जस्ट नॉर्मल समझना है, लेकिन ज्यादा कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं,
ठीक है ना। तो आप यूज कर सकते हो। देखो अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग नाइट का मतलब ध्यान रखना रात के समय, जडिंग डिस्टेंस एट नाइट विल डिपेंड अपॉन द विजिबिलिटी। अब इसमें क्या है कि ध्यान रखना, जब रात के समय में सिंपल सी बात है, देखो अगर आप फाइटिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात है दोस्तों, है ना, आप फाइटिंग कर रहे हो, जब आप जाओगे आर्मी में या ऑफिसर बनोगे, फाइटिंग कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि डे में ही फाइटिंग होंगी, या नाइट में भी तो हो सकती है फाइटिंग। बिल्कुल हो सकती है सर। तो भैया ड्यूरिंग नाइट जजिंग डिस्टेंस यानी दूरी का अंदाजा लगाना एट नाइट वाइल डिपेंड ऑन द विजिबिलिटी। अब रात के समय अगर हम दूरी का अंदाजा लगा रहे हैं तो उस समय भैया विजिबिलिटी होनी जरूरी है। बिल्कुल बात है, हम जभी तो देख पाएंगे ना कैसे उसमें कौन सी मेथड यूज करेंगे, हार्विंग, अपीयरेंस, ब्रैकेटिंग, की रेंज, ये सब है ना। तो उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए। द ओनली सुटेबल मेथड इज द की रेंज। तो रात के समय अगर आपसे पूछे कि विच मेथड इज यूज ड्यूरिंग द नाइट, है ना, मार्चिंग, तो उसमें ध्यान रखना की रेंज मेथड। की रेंज में क्या होता है, हमें पता रहता है की रेंज का, मैंने जैसे आपको बताया था, कोई मतलब ये हॉकी का प्ले ग्राउंड है 200 मीटर का, है ना, एक टारगेट यहाँ पर है आप सभी और ये हमारा टारगेट है, तो उस समय हम वेपन का यूज कर लेंगे कि हाँ 200 मीटर वाला वेपन यूज करो, क्योंकि ये और मेरे बीच में 200 मीटर का गैप है ना। तो की रेंज मैटर सुटेबल है ड्यूरिंग द नाइट मार्च, है ना। देयर फॉर मार्क प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट एंड वर्क आउट देयर डिस्टेंस वाइल देयर इज स्टिल डे लाइट। उसमें क्या, हम मार्क को प्रोमिनेंट कर देते हैं, मतलब पहले से ही चिन्हित कर देते हैं, हाँ यहाँ पर हमारा टारगेट खड़ा है, तो यहाँ से और मेरे बीच में दूरी, क्योंकि उन्हें पता रहती है, सिंपल सी बात है, अगर आतंकवादी आर्मी के एरिया में आते हैं तो उन्हें सब चीज पता रहती है ना, किसको, अपने ऑफिसर्स को, कि हाँ यहाँ से मेरी कितनी डिस्टेंस है, वो सभी पहले से ही मार्क होते हैं सारे। और ये ध्यान रखना वर्क करते हैं, ध्यान रखना देयर डिस्टेंस, अपने दूरी को लेने के लिए, कब, जब लाइट के समय, मतलब उसमें लाइट या प्रकाश होता है, ये सभी। जैसे देखो विजिबिलिटी इसके भी आप पर है ना, देख लेते हैं। साथ ही साथ हमारा ध्यान रखना, जैसे थंबनेल के हिसाब से हम क्या आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाला जो टारगेट है वो हमारे अंगूठे से, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ ढक रहा है तो 400 मीटर का है, इतना ढक पा रहा है तो ध्यान रखना 200 मीटर का है, और इतना ढक पा रहा था वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है कोई टारगेट। तो यहाँ पर ये समझाने का मेरा पर्पज था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ड्यूरिंग डे के समय। अब आपका मेन क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट भी है, कि व्हाई वी नीड टू जजिंग डिस्टेंस। हमें जजिंग डिस्टेंस की क्यों जरूरत है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था की रेंज मेथड में, कि हमें पहले से अगर अंदाजा हो जाता है कि मेरे और टारगेट के बीच में भैया कितने का डिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से हम वेपन यूज करेंगे, क्यों अपनी गोली वेस्ट करें। अब ये खड़ा बंदा 200 मीटर पे, अगर हम पिस्टल कर रहे हैं, पिस्टल भैया 50 से 100 मीटर के बीच में जाते हैं, तो पिस्टल तो सारी खराब जाएगी ना, तो उस समय हम दूसरी वेपन यूज करेंगे। तो ये, तो पहला है ध्यान रखना, बाय वी नीड जजिंग डिस्टेंस, तो पहला वैन टू फायर, यानी हमें कब फायर करना है, कब हमारा टारगेट जो है ना, ध्यान रखना, अपने दायरे एरिया में आता है। सपोज दैट, ध्यान रखना, आप यहाँ पर खड़े हो, अब आपकी जो बंदूक है ना वो इस एरिया में ही काम कर सकती है, लेकिन आपका दुश्मन यहाँ पर है, तो जब आएगा अंदर जब भी तो हम फायरिंग करेंगे ना, तो हमें पता रहेगा, तो इसलिए हमें जजिंग डिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो वैन टू फायर। अगला है भैया विच वेपन बी यूज, कौन सा वेपन यूज होगा, मैंने आपको बता दिया है ना। टू इंडिकेट द टारगेट टू योर एनिमी और सेक्शन आर्मी। इसमें क्या है, जंग डिस्टेंस के समय ध्यान रखना, जब आपका टारगेट आपकी रेंज में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ हो और आपका टारगेट यहाँ है, तो आपका जब टारगेट धीरे धीरे आपकी रेंज में आ जाता है, तो हम ऐसे में क्या है, आप जो हम अगर लीड कर रहे हैं, तो अपने सीनियर को हम, या सेक्शन को, जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें ध्यान रखना 10 आर्मी का एक ग्रुप होता है, उसको हम संकेत देते हैं कि हाँ शत्रु हमारी रेंज में आ जाए, तो आप सभी अलर्ट हो जाए। अगला है टू पास द इन्फॉर्मेशन टू द ट्रूप्स व्हेन वर्किंग एज अ ऑब्जर्वर। इसमें क्या है, ध्यान रखना, आपका जर्निंग डिस्टेंस में हम क्या फील्ड सिग्नल भी देते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा एफसीएनडीसी में। उसमें क्या हम ट्रूप्स को ध्यान इन्फॉर्मेशन देते हैं व्हेन वर्किंग एज अ ऑब्जर्वर। अगर मैं ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अगर देखो मैं लीड कर रहा हूँ, चाहे आप एनसीसी में आप लीड करते हो ना, कमांड देते हो, ड्रिल कराते हो, तो आप अपने भी यहाँ पर ऑब्जर्वर हो ना, देख रहे हो उस चीजें कि हाँ क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, तो आप संकेत दोगे अपने सीनियर को, अपने नीचे जो आपके साथ जुड़े हुए, ये सभी। तो दोस्तों मैंने इस सेशन में, यानी आपका हेडिंग डिस्टेंस में, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी पर आपका थल सेना कैंप में हेडिंग डिस्टेंस बिल्कुल अच्छे से करा दिया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो मेनली जो आपको पढ़ाएंगे भी ना, ध्यान रखना, अभी आपका ध्यान रखना, सिलेक्शन तो चल रहा है, उसमें ध्यान रखना प्री टीएससी कैंप होते हैं, तो प्री टीएससी कैंप में ध्यान रखना यही पढ़ाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप बेफिक्र होकर जाइए, आराम से पढ़ के जाइए, ठीक है ना। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, है ना। और एक हमारा एक, बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप। जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुलदीप इंडियन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम फॉलो है, उसको भी कर लीजिए। और एक असलीकत बात तो ये है कि जितने भी टीएससी कैंप आएंगे ना, मेरा पुराने वाले चैनल पे तो आएंगे नहीं, इसी वाले चैनल पे आएंगे जो हमारा न्यू चैनल है। तो अभी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में अपने जडिंग डिस्टेंस के दूसरे चैप्टर के भी पर हम आने वाले हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।